हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं हमारी क्लास में। आज की क्लास में हम लोग जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का टॉपिक पढ़ रहे थे, उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की आज हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है। इसमें हम जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एक प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि अगर किसी भी सेंटेंस में कोई एडवर्ब आ जाए, क्या आ जाए, कोई एडवर्ब आ जाए, उसके बाद में अगर वर्ब आ जाए और उसके बाद में अगर आपको सब्जेक्ट दिखाई दे जाए, तो याद रखना ये सब्जेक्ट एक वचन या बहुवचन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और वर्ब जो है वो वर्ब इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो जाती है, एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो जाती है, तो याद रखना वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना। जनरली आप लोगों ने क्या पढ़ा होता है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और बाद में वर्ब लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी बात है, कौन सी कंडीशन है जब वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। जनरली वर्ब सब्जेक्ट के बाद में आया करती है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब सेंटेंस की शुरुआत किससे हो जाए, एडवर्ब से हो जाए। और जब वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, इसी को इंग्लिश में हम क्या नाम दे देते हैं भाई, इन्वर्जन नाम दे देते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम जानना चाहते हैं सिर्फ दो चीजें, सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब कैसा होगा वो डिसाइड कौन करता है, सब्जेक्ट करता है। और आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हम जानने वाले हैं कि वर्ब जो है इस बार आपको सब्जेक्ट से पहले दिखाई देगी। और ऐसा कब होता है, जब सेंटेंस की शुरुआत जो है वो किससे हो जाती है, एडवर्ब से हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ वर्ड लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया, द फॉलोइंग लिख दिया। आप अगर इस बात को याद रखना चाहते हैं ठीक है, वरना इसका एक सिंपल तरीका देख लीजिए। द फॉलोइंग हो जाए, देयर हो जाए, हियर हो जाए। ओके, अलोंग द नदर्न या सदर्न फ्रंटियर हो जाए, अलोंग द नदर्न या सदर्न फ्रंटियर हो जाए, सदर्न फ्रंटियर हो जाए। इसके अलावा नोट आ जाए, ओके, नेवर आ जाए, सेल्डम आ जाए, नेवर आ जाए, सेल्डम आ जाए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में सो आ जाए, जस्ट आ जाए। ये हमने कुछ एक वर्ड लिखे हैं। ये सारे के सारे शब्द जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द इंग्लिश में क्या दे रखे हैं, बोर्ड दे। ये सारे के सारे शब्द क्या है आपके पास में, एडवर्ब है। और हमने कहा कि एडवर्ब के बाद में अगर वर्ब आ जाए, तो याद रखना वर्ब कैसा आएगा ये डिसाइड वर्ब के बाद वाला सब्जेक्ट करने वाला है। वर्ब के बाद वाला सब्जेक्ट जो है वो अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी बोलो कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक दो सेंटेंस लिख देता हूँ इसको समझाने के लिए। जैसे मैंने एक सेंटेंस बना दिया, बताओ द फॉलोइंग इज द रिपोर्ट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इनमें से सही कौन सा है, द फॉलोइंग इज द रिपोर्ट। और यहाँ पर मैं चेंज करके लिख देता हूँ द फॉलोइंग आर द रिपोर्ट्स। तो बताइए सही कौन सा है, आर द रिपोर्ट्स। यहाँ पे रिपोर्ट्स प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, इसका मतलब ये वाला सही है। यहाँ पे रिपोर्ट सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, ये भी सही है। और बात करें अगर हम इनसे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो देखिएगा पहला सेंटेंस दे रखा है 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर वोज हंड्रेड्स ऑफ कैटल। आप लोगों को जो वर्ब दिखाई दे रहा है, ये वर्ब जो है, ये वाला जो वर्ब है वो बोलो किसके अनुसार यूज हो रहा है, बताओ भाई। इस पास्चर के अनुसार नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा भाग जो यहां तक दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे शब्द मिलकर बोलो क्या बना रहे हैं, कि एडवर्ब बना रहे हैं। और हमने कहा था सेंटेंस की शुरुआत अगर एडवर्ब से हो जाए तो वर्ब कैसा होगा ये बाद वाला डिसाइड करेगा। तो ये हंड्रेड्स ऑफ कैटल जो है, कैटल का मतलब मवेशी होता है ना, ये हंड्रेड्स ऑफ कैटल जो है ना, ये आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। ये चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी बोलो कैसा होगा, और वोज के स्थान पे क्या बना देंगे, वर्ब बना देंगे। ये तो हमारा हो गया आंसर। अब अगर आप लोग कभी कंफ्यूज हो जाओ कि सर हमें एडवर्ब का पता ही ना चले तो क्या करें, मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका भी हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं।
आप एक काम करो, इसी सेंटेंस को चेंज कर दो। ये जो सेंटेंस आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, अगर किसी भी एडवर्ब की पहचान आपको नहीं करना आता है, खुद से नहीं कर पाते हो, तो मैं आपको ऐसे तरीके बता देता हूं जिससे एडवर्ब की पहचान आप खुद कर सकते हो। आप एक काम करो, इस सेंटेंस को चेंज कर दो। आप इसमें ये जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, इसको पहले ले जाओ। मतलब इस सेंटेंस को आप ऐसा लिख दो, हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्प्स, ऐसे बना दो इसको। सम लैम्प्स वोस, अब आगे वाला भाग लिख दो, 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर। अब देखो ये सेंटेंस भी तो बन रहा है, बियॉन्ड दैट पास्चर। पास्चर का मतलब चारागाह होता है ना, ये आपके पास सेंटेंस। मुझे एक बात बताओ, उस सेंटेंस को ऐसा भी तो लिख सकते हो। तो ये जो 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर दिखाई दे रहा है, इसको मैं वर्ब के बाद में लिख पा रहा हूं। और इसे जो है वो हम शुरुआत में भी लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये वाला भाग बोलो क्या है आपके पास, एक एडवर्बियल फ्रेज। अगर आपको ये न पता चले कि एडवर्ब है या नहीं है, तो जो भी शब्द एडवर्ब होगा उसको आप ऐसे भी बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। हंड्रेड्स ऑफ कैटल इंक्लूडिंग सम लैम्प्स वॉज 2 miles बियॉन्ड दैट पास्चर। अगर आप किसी भी सेंटेंस को इस तरीके से, उस वाले भाग को आप लास्ट में लेकर आ सकते हो, अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो समझ लो कि ये पहले वाला भाग जो कि वर्ब से पहले आ रहा है, ये पूरा का पूरा भाग जो है वो बोलो क्या काम कर रहा है, एक एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है। ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि कभी भी अगर आप एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज की पहचान ना कर पाए तो। आगे चलते, सेम सेंटेंस यहाँ पे दे रखा है। मैं तो आपसे पूछने वाला हूं कि ये जो इज सीन नाम का वर्ब दिखाई दे रहा है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है। अगर इंडिया है तब तो सही है सेंटेंस, और अगर हिमालयाज आपका सब्जेक्ट है तो गलत है। तो आपको बता दूं, हिमालय जो होता है ना वो रेंजेस ऑफ माउंटेन्स है, हिमालय पर्वत नहीं, पर्वत श्रृंखला है। और हिमालयाज जो होता है वो बोलो कैसा होता है, बहुवचन होता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो इंडिया है तब तो सेंटेंस सही है, लेकिन अगर इसका सब्जेक्ट हिमालयाज है तो इसको आर बनाना पड़ेगा। और अगर इसका सब्जेक्ट हिमालयाज है, मतलब सब्जेक्ट वर्ब के बाद में आ रहा है, सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद में आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा भाग जो है वो क्या होना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। इसका मतलब इंडिया सब्जेक्ट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अलोंग द नदर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया जो है, क्या वो एक एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज है या नहीं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक सिंपल चेक बताया था। आप एक काम करो, वर्ब के बाद वाले भाग को पहले लिख दो और चेक कर लो कि क्या आप ऐसा कर सकते हो क्या। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, द माइटी हिमालयाज द, क्या दे रखा है इसने, माइटी हिमालयाज, हाँ, द माइटी हिमालयाज इन दियर स्प्लेंडर। देखो आज आपको एक सिंपल तरीका बता दिया जिसके बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से पहचान कर पाओगे। द माइटी हिमालयाज इन दियर स्प्लेंडर, क्योंकि इस बार इसको आर बनाना पड़ेगा क्योंकि हिमालयाज सब्जेक्ट रहने वाला है आपका। आर सीन अलोंग द नदर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया। बताओ भाई क्या आप ऐसा कर पा रहे हो क्या। तो आप कहोगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये सेंटेंस ऐसा लिखा जा सकता है। और अगर ऐसा लिखा जा कर पा रहे हो आप ऐसा, इसका मतलब ये जो अलोंग द नदर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया जो है वो पूरा का पूरा भाग क्या है, एक एडवर्बियल फ्रेज है। कभी भी आपको एडवर्ब की पहचान ना पता हो तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बदल के चेक कर लीजिए। अगर आप इस सेंटेंस को ऐसे लिख पा रहे हो, इसका मतलब ये वर्ब से पहले वाला पूरा का पूरा भाग बोलो क्या है, एडवर्ब है। और अगर एडवर्ब सेंटेंस के शुरुआत में आ जाए तो वर्ब इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएगा, बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। और इसको इंग्लिश में नाम दे देते हैं इन्वर्जन।
आगे चल के एक टॉपिक आएगा एडवर्ब, वहां पर चल के हम इस इन्वर्जन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो चूंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ ये जाना है कि अगर एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो जाए तो वर्ब जो है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। आगे चलते हैं अपन। अब इस सेंटेंस का आंसर आप बताएंगे। चेक करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। अब मुझे तो सिर्फ ये चेक करना है कि ये इस वर्ब है, इसका सब्जेक्ट होटल है, तब तो सही है, होटल सिंगुलर है। लेकिन अगर टू बार्स इसका सब्जेक्ट है तो फिर मुझे इसको आर बनाना पड़ेगा। और ये टू बार इस वर्ब का सब्जेक्ट कब हो सकता है? जब ये पूरा का पूरा भाग, जो आपको वर्ब से पहले वाला पूरा भाग चेक करना है आपको, वर्ब से पहले वाला पूरा का पूरा भाग देखो क्या एक एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज है या नहीं है। और ऐसे में आपको कितने वर्ड रटाऊंगा? पॉसिबल भी नहीं है। एग्जामिनर कल कोई दूसरा वर्ड लिख के दे देगा यहाँ पे। तो मैं आपको पहचान करने के तरीके बता रहा हूँ कि ऐसे केस में आप खुद पहचान कर सकते हो। आप इस सेंटेंस को उल्टा करो, चेक करो कि क्या आप ऐसा कर पा सकते हो क्या। वर्ब के बाद वाले भाग को पहले लिख दो। तो मैंने कहा कि क्या हम इस सेंटेंस को टू बार्स आगे वाला भाग लिख दो पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल पूरा लिख कर देखें, फिर आपको समझ में आएगा। एज वेल एज, एज वेल एज क्राउडी आर जस्ट आउटसाइड द होटल। हाँ, तो क्या दिक्कत है, ऐसा लिख सकते हैं अपन, जस्ट आउटसाइड द होटल। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो, इसका मतलब ये पूरा का पूरा भाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये एडवर्ब है। आप अगर और कंफ्यूज हो रहे हो, इसको शॉर्ट बना दो ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूज ना हो। आप ये एक्सट्रीमली और एज वेल एज जैसे कंजक्शन को लेकर कंफ्यूज हो ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसका और शॉर्टकट बना देता हूं मैं यहां पर एक सेंटेंस बना देता हूं, इसी को चेंज कर रहा हूं, दो तरीके से लिख के बता रहा हूं। जस्ट आउटसाइड द होटल इज, इसी सेंटेंस को दोबारा लिखकर बता रहा हूं मैं आपको, टू बार्स। मैं पूछ रहा हूं क्या हम ऐसा देख पा रहे हैं क्या? मुझे बताओ इस सेंटेंस को क्या हम चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं क्या, इसको रिवर्सल ऑर्डर में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दो टू बार्स आर। अब यहां पे इज का बदल के आर बनने वाला है। टू बार्स आर जस्ट आउटसाइड द होटल, बन गया सेंटेंस। क्या दिक्कत है बताओ? ये आपके पास चेंज करने का एक तरीका है। कभी भी अगर सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज से हो जाती है तो ये वाला वर्ब इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएगा, इसके अनुसार आएगा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये वाला भाग एडवर्ब हो। और एडवर्ब की पहचान करने का तरीका मैंने बताया है कि आप इस सेंटेंस में जो वर्ब के बाद वाला भाग है उसको पहले लिख दो, वर्ब को बाद में लिख दो और बाकी भाग को लास्ट में लिख दो। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब वो एडवर्बियल फ्रेज नहीं है। टू बार्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी आर जस्ट आउटसाइड द होटल, बिल्कुल ठीक है। हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख पा रहे हैं, ऐसे भी लिख पा रहे हैं। इसका मतलब ये पूरा का पूरा भाग बोलो क्या है आपके पास, एडवर्ब। आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे देयर आ रहा है, देयर भी एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, ध्यान देना। ये वर्ब है जो कि सिंगुलर वर्ब दिखाई दे रहा है, जबकि ए नंबर ऑफ फेसेस आपके पास में बहुवचन है। इसका मतलब वर्ब इस ए नंबर ऑफ फेसेस के अनुसार यूज होगा। प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आ गया। और अपीयर्स को बदल के हम क्या बना देंगे, अपीयर बना देंगे। अपीयर प्लूरल वर्ब होता है, अपीयर सिंगुलर होता है। वर्ब के साथ एस और एस लग जाने से वर्ब सिंगुलर बन जाता है, और सब्जेक्ट के साथ एस और एस लग जाने से सब्जेक्ट बहुवचन बन जाता है। तो इस बात को लेके कंफ्यूज मत होना। शुरुआत में डे 1 जो हमारी क्लास थी उसमें हमने कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी वर्ब प्लूरल है, सब्जेक्ट कौन से सिंगुलर है, वो सब बातें हमने बहुत डिटेल में की हैं, तो उसको लेके परेशान नहीं होना। तो ये हमारे पास एक प्रकार के क्वेश्चन थे जहां में हमने कहा कि अगर एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो जाती है तो वर्ब इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। हमने यहाँ पे कुछ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज यहाँ पर लिखकर आपको समझाए। फिर हमने आपको एडवर्ब की पहचान करने का तरीका बताया। या आप एडवर्ब की पहचान करने के लिए जो वर्ब के पहले वाला भाग है उसको देखो कि आप लास्ट में लिख पा रहे हो क्या। अगर आप लिख पा रहे हो इसका मतलब वो एडवर्ब है, और नहीं लिख पा रहे हो इसका मतलब वो एडवर्ब नहीं है। चलते हैं अपन इससे आगे, अगले प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं।
आपके पास में मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, ये जितने भी वर्ड जिनके लास्ट में वन या बडी लगा होता है, वन लगा होता है, बडी लगा होता है या थिंग लगा होता है, ध्यान देना सभी लोग। ये वन वाले सारे शब्द जो होते हैं वो व्यक्ति के लिए यूज होते हैं, बडी वाले सारे शब्द जो होते हैं वो भी व्यक्ति के लिए होते हैं, और थिंग वाले जो शब्द होते हैं वो वस्तु के लिए होते हैं। और ये जितने वर्ड आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, ओके, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ये जितने भी वर्ड आपको दिखाई दे रहे हो इन सबको इंग्लिश में नाम दे देते हैं अपन इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या नाम देते हैं इनको? इंडेफिनिट प्रोनाउन नाम दे देते हैं। और याद रखना इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होता है उनके बाद में हमेशा कैसा वर्ब यूज होता है बताओ? सिंगुलर वर्ब यूज होता है। इनके साथ में कैसा वर्ब यूज होता है? सिंगुलर। चाहो तो याद भी रख लो यार, एवरी के बाद में बडी दे रखा है जो कि सिंगुलर है। आप चाहो तो यहां पे देख लो, एवरी के बाद में वन दे रखा है जो कि सिंगुलर है। हालांकि अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग कर देता हूं तो एवरी एडजेक्टिव और वन प्रोनाउन बन जाता है, लेकिन एवरी वन दोनों को मिला दूं अगर मैं तो फिर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन बन जाएगा। और इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने भी होते हैं उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ये एक छोटी सी बात और है जिसको आपको याद रखना है, ये सारे के सारे वर्ड जो कि इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये सारे के सारे सिंगुलर होने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, बेसिक सी बात है। यदि वाक्य का सब्जेक्ट मैनी, बोथ, फ्यू, अ फ्यू आदि आ जाता है, देखो इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूं आपको, तो इनके बाद में हमेशा वर्ब प्लूरल आता है। बना दीजिएगा। जैसे हमने एक दो एग्जांपल यहां से लिख लेते हैं। मैनी ऑफ देम वॉज विलिंग टू अलाइट, विलिंग का मतलब इच्छुक होता है, एडजेक्टिव होता है ये ना। विलिंग टू अलाइट, विलिंग का मतलब इच्छुक, अलाइट का मतलब होता है नीचे उतरना, ग्राउंड पे उतरना, जैसे बस वगैरह से नीचे उतरते हैं उनके लिए यूज होता है। अलाइट फ्रॉम द बस। बताओ भाई इस सेंटेंस में क्या गलती है? आपको पता चल रहा है मैनी जो है उसके बाद में ऑफ दे रखा है, मैनी शब्द यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, देम प्लूरल, और हमने कहा था इनके साथ में वर्ब प्लूरल आता है, तो वोज को बदल के बोलो क्या बना देंगे? वर्ब बना देंगे। लेकिन इसी मैनी को लेकर एक बात और याद रखना कि अगर मैनी के बाद में अगर ए आ जाए तो फिर वर्ब सिंगुलर आएगा और सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होगा। मैनी अ पेन वॉज वर्किंग वेल, ये आपके पास में अगला सेंटेंस दे रखा है। इस बार हमने वर्ब सिंगुलर लिखा है। ये सब बातें मैं आपको पहले और दूसरे वीडियोस के अंदर भी बताकर आया हूं, वहां पर भी जाकर देख लेना इनको। अब चलते हैं अपन इससे आगे। अगली बात जो हम कर रहे हैं, यहां पर आपको सम ऑफ, ऑल ऑफ, इनफ ऑफ, मोस्ट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ दिखाई दे रहा है। ये जितने भी शब्द हैं ये सारे के सारे शब्द जो होते हैं वो इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी को दर्शाते हैं भाई। इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी को दर्शाते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद में ऑफ प्लस नाउन, और याद रखना वर्ब कैसा आएगा ये ऑफ के बाद वाला नाउन डिसाइड करता है भाई। इंडेफिनिट का मतलब होता है हिंदी में अनिश्चित, और नंबर का मतलब होता है संख्या, और क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऐसा शब्द आ जाए सेंटेंस में जो अनिश्चित संख्या या मात्रा को दर्शाता हो, तो ऐसे केस में यहां पे वर्ब कौन सा आएगा ये डिसाइड ऑफ के बाद वाला नाउन करेगा। इन सब के लास्ट में जहां भी आपको ऑफ दिखाई दे रहा है तो ये कह क्या क्या रहा है कि आदि के बाद में यदि नाउन काउंटेबल हो तो प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होती है, और अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो फिर सिंगुलर ही नाउन होगा और सिंगुलर ही वर्ब होगा। कहने का मतलब वर्ब को डिसाइड करने का काम ये वाला सब्जेक्ट करता है। आप चाहो तो इस बात को थोड़ा सा और बेहतर समझ में आए तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। हमारा काम तो हालांकि इस बात से हो जाता। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ऑफ के बाद में अगर आपके पास में दिया गया नाउन जो है वो अगर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना ना जा सके, जो क्वांटिटी को दर्शाता है, तब तो जो वर्ब आएगा वो वर्ब बोलो कैसा वर्ब आएगा? सिंगुलर आएगा। अगर इन शब्दों के बाद में, इन मतलब इन शब्दों की बात बता रहा हूं मैं आपको जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं,
नाउन अगर आपके पास में काउंटेबल है, काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, तो फिर जो वर्ब आएगा वो वर्ब बोलो कैसा आएगा, प्लूरल वर्ब। ये दो बातें आपके पास दे रखी हैं। जैसे कि मैंने यहां पे पहला सेंटेंस लिख दिया, कोई भी एग्जांपल यहां से लिख देते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूज वर 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 टोल्ड या कन्वेड बाय देम। बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है। तो आपको पता है मोस्ट ऑफ के बाद में आपको न्यूज अनकाउंटेबल नाउन दिखाई दे रहा है जो सिंगुलर है, तो वर्ब भी बताओ कैसा होगा, सिंगुलर होगा। टोल्ड के स्थान पे आप कन्वेड भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर को बदल के बोलो क्या बना देंगे, वॉच बना। अगर मैं यहीं पे इसी मोस्ट ऑफ को चेंज कर देता हूं, देखना न्यूज अनकाउंटेबल नाउन होता है हमेशा, इसलिए सिंगुलर वर्ब। इसी को अगर मैं चेंज कर देता हूं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हैज कम टू कम देयर, ऐसा बना दिया। अब बताओ भाई इसमें क्या होगा, स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल आएगा। हैज के स्थान पे बदल के बोलो क्या बना देंगे अपन, हैव बना देंगे। तो ये जितने भी वर्ड आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, इनके बाद में अगर नाउन काउंटेबल है तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और वर्ब भी प्लूरल। और अगर नाउन आपके पास में अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर ही नाउन होगा और सिंगुलर ही वर्ब होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है इसको लेकर। छोटे छोटे प्रकार के क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये जो वर्ड आपके पास में बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, पार्ट ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, एक क्वार्टर ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ। अच्छा एक बात बताओ, टू थर्ड्स ऑफ होता है या टू थर्ड ऑफ होता है, टू थर्ड्स ऑफ होता है या टू थर्ड ऑफ होता है। तो आपको बता दूं, ऑफ नाम का शब्द जो है वो बताओ क्या है, प्रेपोजिशन। टू नाम का शब्द बोलो क्या है, एडजेक्टिव। और थर्ड नाम का शब्द बोलो क्या है, नाउन। तो बताओ टू पेन होता है या टू पेन्स होता है। तो आप कहेंगे टू पेन्स होता है, मतलब ये नाउन होना चाहिए और नाउन भी, और कैसा होना चाहिए, प्लूरल। मतलब टू थर्ड्स ही होता है कहने का मतलब। ये जो वर्ड आपके पास दिखाई दे रहे हैं, इन शब्दों में भी आपको जो वर्ब लगाना है वो ऑफ के बाद वाले नाउन के अनुसार लगाना है। सबके लास्ट में आपको ऑफ दिखाई दे रहा होगा, देखो बोर्ड पे। जैसे कि मैं यहां पर कोई भी एक एग्जांपल बना देता हूं। मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखा, वन थर्ड ऑफ द सिटी वर ruined। ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, बताओ इस सेंटेंस में क्या गलती है। तो वन थर्ड किसका है पहले तो ये पता करो ना यार। तो वन थर्ड आपने बोला सिटी का है, सिटी बोलो कैसा है, सिंगुलर। तो वर्ब भी बोलो कैसा होगा, सिंगुलर। वर्ब को बदल के क्या बना देंगे, वोज बना देंगे। अगर मुझे इसी सेंटेंस को बदलना होता और मैं यहां पे लिख देता वन थर्ड ऑफ, अगर मैं इसी को चेंज करके लिख देता हूं, वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, या वन थर्ड ऑफ द टीचर्स, ऐसे बना दो, टीचर्स वॉज अब्सेंट। अब बताओ इस सेंटेंस में क्या आएगा, टीचर्स के अनुसार वर्ब आना चाहिए, यहां पे वॉज नहीं आएगा, बोलो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको बताया गया है कि इनके बाद में वर्ब कैसा आएगा वो ऑफ के बाद वाला नाउन डिसाइड करेगा। तो कौन कौन से वर्ड हैं जिनमें ऑफ के बाद वाले नाउन के अनुसार यूज होता है, ये हमने अलग अलग वर्ड लिखे हैं, देखिएगा। आप सब वर्ड्स को रिलेट नहीं करेंगे, इनको हमने अलग से लिखा था, यहाँ पे हमने अलग से बात की थी। क्योंकि यहाँ पे तो हमने बात किया था कि अगर अनकाउंटेबल है तभी आप उसके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लिखोगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बात किया कि नाउन अगर काउंटेबल भी है तब भी आप सिंगुलर लिख सकते हैं। इन शब्दों के साथ में अगर नाउन काउंटेबल है तो फिर आपको प्लूरल ही लिखना पड़ेगा। इसलिए हम इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग लिख रहे हैं, ध्यान देना। यहां पे आप काउंटेबल है तो भी आप उसको सिंगुलर लिख सकते हो, और यहां पर काउंटेबल है तो उनको प्लूरल भी लिख सकते हो। दोनों संभावनाएं पॉसिबल है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। चाहो तो आप इसका कारण जान सकते हो। जैसे मैं बोल देता हूं एक सिटी का 1/3 भाग बर्बाद हो गया, बिल्कुल संभावना है, सिटी का 3 बटा भाग हो सकता है।
और मैं बोल देता हूँ जितनी भी सिटीज हैं उनका 3/भाग, तो ये भी पॉसिबल था, मतलब 1/3 ऑफ द सिटीज वर भी हो सकता था यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 1/3 ऑफ द सिटीज वर रूइंड ऐसे बनाता तो इसका मतलब जितने भी शहर हैं उनमें उनका जो 1/3 भाग है वो सब बर्बाद हो गया। और अगर मैं यहाँ बोलता हूँ तो इसका मतलब है एक सिटी का 1/3 भाग बर्बाद हो गया। दोनों संभावनाएं पॉसिबल है, इसलिए इन शब्दों के बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर भी लिख सकते थे और प्लूरल भी। नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। बात करते हैं इससे आगे। अगला भाग आपके पास दे रखा है अपोजिशन। ये बहुत अच्छा भाग है। पहले तो ये समझते हैं कि अपोजिशन होता क्या है। आप लोगों ने स्कूल या कॉलेज के अंदर फॉर्म भरे होंगे, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो फॉर्म भरते हो उसके ऊपर एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है। डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब हिंदी में घोषणा पत्र, अगर आपने नाम सुना होगा तो घोषणा पत्र आता है। उसमें लिखा होता है मैं, फिर खालिस्तान, और आपको कहा जाता है कि आप अपना नाम लिखिए। वहां पे आप नाम लिखते हो, जैसे मैं लिखता हूं कि मैं राकेश कुमार घोषणा करता हूं या करती हूं, ऐसे लिखते हैं आप लोग अपने नाम में। मैं और फिर खालिस्तान घोषणा करता हूं या करती हूं। तो मैंने कहा कि वो जो मैं शब्द था, जैसे मैंने लिख दिया कि मैं राकेश कुमार घोषणा करता हूं, तो मैं पूछ रहा हूं कि वो जो मैं और राकेश कुमार है, क्या ये दोनों अलग अलग है या दोनों सेम ही है? तो आप कहेंगे मैं ही राकेश कुमार है। मैंने कहा कि जब एक ही सब्जेक्ट के बारे में एक से ज्यादा जानकारी दी जाती है, उसी को इंग्लिश में नाम क्या दे देते हैं? अपोजिशन नाम दे देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल लिख दिया, आई राकेश इज टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू मीट माई ऑब्जेक्टिव। वैसे तो मैंने यहाँ पे माई लिख दिया तो आप लोगों के दिमाग में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग गलती करते हैं यहाँ पे, वो माई को हिज बनाने की सोचते हैं। मीट माई ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब उद्देश्य। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ ये आई और राकेश अलग अलग हैं क्या? नहीं है। आई ही बोलो कौन है? राकेश है। तो मैं आपको कह रहा हूं आई ही कौन है? राकेश। और वर्ब भी किसके अनुसार लगेगा? आई के अनुसार लगेगा। इच नहीं लगेगा। बोलो क्या लगेगा? एम। जब एक ही सब्जेक्ट के बारे में एक से ज्यादा जानकारी दी जाती है, उसी को इंग्लिश में नाम क्या दे देते हैं? अपोजिशन। अब मेरा सवाल एक और है। अपोजिशन आप लोगों ने सुना हो, पढ़ा हो अब से पहले। अब मेरा सवाल ये है कि मुझे एक बात बताओ, राकेश और आई दोनों अलग अलग कब हो सकते हैं? एक हो सकते हैं, वो तो आपने जान लिया। मेरा सवाल ये है कि ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं और कब हो सकते हैं। तो आपको बता दूं, अगर ये दोनों अलग अलग होते तो यहाँ पे सेंटेंस में राकेश एंड आई नहीं होता। पहली बात तो आई एंड राकेश नहीं होता, क्योंकि तीनों पर्सन सेंटेंस में एक साथ आ जाते हैं तो उनका क्रम 2 3 1 होता है। तो फिर ये सेंटेंस होना चाहिए था राकेश एंड आई। राकेश एंड आई। इस बार आपको दो नाउन के बीच में क्या दिखाई दे रहा है? एंड दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इस बार दोनों एक नहीं है, ये आई ही राकेश नहीं, इस बार दोनों अलग अलग है। राकेश एंड आई हैव वर्कड हार्ड वर्कड हार्ड इन आवर लाइफ। ये हमने कोई भी एक एग्जांपल बना दिया। बताओ भाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ राकेश ही आई है क्या? तो आप कहोगे नहीं, इस बार राकेश और आई दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब यहाँ पे वर्ब अकेले राकेश के लिए नहीं लगेगा, दोनों के लिए लगेगा। ये दोनों इस बार सब्जेक्ट, दोनों बहुवचन है, वर्ब भी बहुवचन होगा। इस बार सेंटेंस बोलो क्या है? सही है। अभी भी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि बताओ दोनों सब्जेक्ट एक कब होते हैं और दोनों सब्जेक्ट अलग अलग कब होते हैं? ये मेरे सवाल है। अगर मैं इसी सेंटेंस को चेंज कर दूं, यहां पे मैंने लिख दिया राकेश। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर तीनों पर्सन थर्ड पर्सन रख दो, फिर देखते हैं अपन। मैंने लिख दिया राकेश कोमा आ टीचर कोमा सिंगर। आगे कुछ और लिख दो ना। ऑल्ट्रुइस्ट लिख दिया। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब जो दूसरों का भला चाहने वाला। ऑल्ट्रुइस्ट वॉज देयर
to help us know the lessons of our life। ये मैंने कोई भी एक एग्जांपल और बना दिया। बताओ भाई, अब यहाँ पे मुझे बताओ कि राकेश और ये सब लोग टीचर, सिंगर, ऑल्ट्रुइस्ट, ये सब अलग अलग है या सेम है? अगर सब लोग अलग अलग है तो वर्ब प्लूरल आना चाहिए, और सब एक हैं तो वर्ब बोलो कैसा आएगा? सिंगुलर। अब कुछ लोगों का सवाल रहेगा कि सर वहां पे तो आपने आई और राकेश, एक फर्स्ट पर्सन था एक थर्ड पर्सन था, इसलिए डिसाइड कर दिया। अगर आप लोगों के मन में सवाल है तो याद रखना है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। जो बोलने वाला व्यक्ति है वो बोलो कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन, इसलिए आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और इनके अलावा जो भी होते हैं वो सारे थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, दे हो गया, ये सारे थर्ड पर्सन होते हैं। अगर किसी के मन में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को लेकर सवाल है तो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ, राकेश अलग है, सिंगर अलग है, या टीचर अलग है? तो आपको बता दें कि अगर ये सब लोग अलग अलग होते, अगर ये सब लोग अलग अलग होते तो यहाँ पे आर्टिकल आपको एक नहीं दिखाई देता, एक से ज्यादा दिखाई देता। फिर ऐसा होता राकेश कोमा अ टीचर, अ सिंगर, एन ऑल्ट्रिस्ट। आर्टिकल एक से ज्यादा कब लिखते हैं? जब व्यक्ति एक से ज्यादा रहे हो। ये बातें भी हम पिछले वीडियोस में करके आए हैं। तो इसका मतलब यहां से हमें पता चला कि राकेश ही टीचर है, राकेश ही सिंगर है, राकेश ही ऑल्ट्रिस्ट है। इसका मतलब वर्ब भी किसके अनुसार लगेगा? राकेश। राकेश सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, मतलब सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी भाग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपोजिशन। यदि कर्ता के बाद अपोजिशन का प्रयोग किया गया हो तो वर्ब सदा अपोजिशन के पूर्व आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार यूज होती है। ये आपके पास में दो बातें दे रखी है, बोलो इतना समझ में आया क्या? सेंटेंस में अपोजिशन, जब पहले वाला सब्जेक्ट, जब ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही होते हैं, उसी को इंग्लिश में नाम अपोजिशन देते हैं। और ऐसे केस में वर्ब हमेशा पहले वाले के अनुसार यूज होता है। ये आपके पास में अपोजिशन को लेकर कुछ कहानी थी। अगर आपके मन में यहां से फिर भी कोई सवाल है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो हमने कहा, यहां पे हमने क्या कहा कि आर्टिकल एक से ज्यादा होते तो अब हम इनको अलग अलग मानने की बात कर सकते थे। यहाँ पे आर्टिकल एक लगा, इसका मतलब ये व्यक्ति तीन नहीं है, क्या है? एक ही है। अगर आर्टिकल एक से ज्यादा लगे होते तब हम ये मान लेते कि व्यक्ति एक नहीं है, अलग अलग है। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल से मदद ले ली। यहाँ पे हमने 2 3 1 के बारे में बात कर ली। तो मैंने कहा कि अगर दोनों अलग अलग होते तो बीच में आपको एंड जरूर देखने को मिले, और इनका क्रम भी आई राकेश ना होके राकेश एंड आई होना चाहिए। ये दो बातें। इसके अलावा ये अपोजिशन और ये जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एक टॉपिक आएगा आगे चल के, प्रोनाउन, वहां पे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ अपोजिशन के अनुसार वर्ब लगाने की बात कही है। आगे चलते हैं। टाइटल या नेम्स, कई बार कुछ टाइटल्स दे दिए जाते हैं। जैसे ये अक्सर वो वर्ड हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं ना, आपको कहीं भी इजीली जो है वो देखने को मिल जाएंगे। 7 ड्वार्फ्स, देखने में तो ये बहुवचन लग रहा है, लेकिन ये एक फिल्म का नाम है, एक फिल्म का नाम है। तो बताओ वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। वर्ब यहाँ पे दे भी सिंगुलर ही रहा है। तो बोलो सेंटेंस का जवाब बोलो क्या हो जाएगा? नो एरर। अरेबियन नाइट्स, ये भी बुक का नाम है, किताब का नाम है, एक नॉवेल का नाम है। तो बताओ भाई, अरेबियन नाइट्स कोई अलग अलग नहीं है, एक बुक का नाम है, वर्ब सिंगुलर है। जवाब इसका भी नो एरर हो जाएगा। यहाँ पे लैम्स टेल्स, ये भी शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ये किताब का नाम है। देखने में तो ये बहुवचन लग रहा है, लेकिन ये एक किताब का नाम है। नतीजा हम वर्ब बताओ कैसा लगाएंगे? सिंगुलर। इसका जवाब भी बोलो क्या हो जाएगा? नो एरर। तो नेम टाइटल जो दिखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन इनके साथ में वर्ब हमेशा कैसा आएगा? सिंगुलर ही आएगा। आपको अगर देखने को मिलेगा नेम टाइटल तो जनरली आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके पास में एक तरीका था। आगे चलते हैं अपन इससे, नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो वर्ड आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि अगर सेंटेंस में आपको कोई टाइम, डिस्टेंस, वेट, हाइट, यूनिट ऑफ मनी, है ना, हाइट, यूनिट ऑफ मनी, ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है। अरे यूनिट ऑफ मनी किसको कहते हैं भाई? यूनिट ऑफ मनी का मतलब होता है पैसों का, मतलब मनी जो होता है ना उसका मतलब धन होता है।
ये रुपीज, डॉलर, पाउंड, दिरहम, दिनार, ये जो होते हैं ये यूनिट होते हैं, पैसे का एक प्रकार होती है, मनी नहीं होता है। मनी का मतलब आपका जमीन जायदाद सब कुछ मिलकर जो बनता है वो मनी बनता है, मनी अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन रुपीज, डॉलर, पाउंड, ये सब जो होते हैं वो बोलो क्या होते हैं आपके, यूनिट ऑफ मनी होते हैं। और इनके साथ में आने वाला वर्ब जो होता है वो सिंगुलर वर्ब भी हो सकता है और प्लूरल वर्ब भी हो सकता है। दोनों प्रकार की वर्ब आपको देखने को मिल सकती है, ध्यान देना पड़ेगा आपको यहां से। इनके साथ में ये जो कहानी है वो भी हम इसी के बारे में लिखा हुआ है सब कुछ। तो सिंगुलर वर्ब कब होगा, जब वो पूरा का पूरा कितने यूनिट के रूप में इस्तेमाल होगा, एक यूनिट के रूप में। और प्लूरल वर्ब कब आएगा, जब अलग अलग यूनिट होते हैं। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ए और एन देखने को मिल जाए तो समझ लेना ये सिंगुलर है, और डिफरेंट देखने को मिल जाए तो ये प्लूरल है। ऐसा मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया, डिफरेंट वर्ड देखने को मिल जाए। जैसे हम लोग इन एग्जाम्पल्स को यहीं से पढ़ते हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा 10 किलोमीटर्स, आप बताएंगे इसमें क्या गलती है। 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट। बताओ भाई, इस सेंटेंस में क्या गलती है। तो मैं कह रहा हूं कि 10 किलोमीटर्स जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 10 किलोमीटर्स बोलो क्या है आपके पास में, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आपने देखा यहाँ पे ए आर्टिकल दिखाई दे रहा है। 10 किलोमीटर की दूरी को एक दूरी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर ऐसे केस में ये बोलो क्या कहलाएगा, एक यूनिट। और एक यूनिट के रूप में आ जाए तो वर्ब बोलो कैसा आएगा, सिंगुलर। यहाँ पे आर को बदल के क्या बना देते हैं, इच। अगर आप चाहते हैं तो इसी सेंटेंस को मैं चेंज कर देता हूं, इसी को चेंज कर देता हूं। मैंने लिख दिया 10 किलोमीटर्स हैज बीन, हैज लिखा हुआ नहीं, 10 kilometers has been covered by different vehicles। तो आप लोग जो मैं लिखता हूं ना उसको ध्यान से सुना भी करो भाई ना, डिफरेंट व्हीकल्स। आप कहेंगे ध्यान से लिख रहे हो, फिर सुनने का क्या मतलब है। मैंने कहा कई बार कारणवश ऐसा हो जाता है कि हम बोल तो रहे हैं, कई बार गलती से कोई वर्ड बोल दिया और लिखना भूल गए, तो आप उसको ध्यान से सुना भी करो कि बोला क्या है। मैंने लिखा है यहाँ पे 10 kilometers हैज बीन कवर्ड बाई डिफरेंट व्हीकल्स, ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। यहाँ पर भी 10 किलोमीटर्स था, यहाँ पर भी 10 किलोमीटर्स, लेकिन देखो यहाँ पे क्या वर्ड दिखाई दे रहा है, डिफरेंट। मैंने यहाँ पे एक वर्ड बताया था, अगर डिफरेंट नाम का वर्ड आ जाए तो आप वर्ब प्लूरल लगा दोगे, आसान तरीका था। तो मेरे पास 10 किलोमीटर थे और मैंने अलग अलग वाहनों से तय किया, तो बताओ भाई 10 किलोमीटर अलग अलग वाहनों से तय किया होगा तो उस दूरी के टुकड़े हो गए। 5 किलोमीटर बस से, 2 किलोमीटर बाइक से, 3 किलोमीटर साइकिल से, ऐसे गया हूँगा। और अगर उनके टुकड़े हो गए तो अब ये बोलो क्या यूज हो रहा है, अलग अलग यूनिट के रूप में, और अलग अलग यूनिट के केस में वर्ब बताओ कैसा आता है, प्लूरल आता है। तो ये आपके पास में पूरी कहानी है कि अगर टाइम, डिस्टेंस, वेट, हाइट, यूनिट ऑफ मनी, जैसे इसी सेंटेंस को मैं चेंज कर दूं, 20,000 रुपीज बोल के बता रहा हूं, 20,000 रुपीज आर अ, ए लिख रहा हूं, आर अ ह्यूज सम टू इन्वेस्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट। बताओ आर आएगा इज आएगा, तो आपने ए देखा मतलब इज आएगा। अगर मैं इसी सेंटेंस को बदल दूं, 20 किलोमीटर्स या 20,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट कॉमोडिटीज। अब बताओ कैसा आएगा, प्लूरल, क्योंकि मेरे पास 20,000 रुपए थे और मैंने अलग अलग चीजें खरीदी, तो जाहिर सी बात है उस 20,000 के टुकड़े हो गए, और ऐसे केस में प्लूरल आता। आगे चलते हैं अपन, कुछ और एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं अपन इसी से संबंधित। यहां पर देख लो, 5 months हैव पास्ट, ये सही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं है, 5 महीने एक साथ नहीं बीते होंगे, एक एक करके बीते होंगे। फर्स्ट 50 years आर द हार्डेस्ट, ये भी सही है, तो ये भी आपके पास में। $1,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम, ये भी सही है, क्योंकि अगर हमारे पास में $1,000 था, उनको अलग अलग लोगों में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसके टुकड़े हो गए। ऊपर वाले में 5 months है पास्ट, इसमें समय एक साथ नहीं बीता, एक एक महीना करके बीता होगा, और ऐसे केस में हम इनको प्लूरल मानते हैं।
अगर ये 5 मंथ्स जो है वो सिंगुलर होता तो फिर इसको एक ड्यूरेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता, और ऐसे केस में आपको ए और एन नाम का आर्टिकल जरूर देखने को मिलता। जैसे मैं लिख देता इसको, 5 मंथ्स इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन टू वेट फॉर समवन, बिल्कुल यहां पे वर्ब सिंगुलर आता। आगे बात करते हैं अपन। यहां पे मैंने कुछ वर्ड दे रखे हैं, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है भाई, ध्यान देना। सारे के सारे नाउन अनकाउंटेबल है और इनके साथ में आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ये मैंने कुछ एक वर्ड बताए हैं, ऐसे और भी कई वर्ड हैं जिनको हम लोग नाउन नाम के टॉपिक में पढ़ेंगे। जो भी नाउन अनकाउंटेबल है उसके साथ में हमेशा हम वर्ब बोलो कैसा लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। और कुछ वर्ड जिनके बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ नाउन दिखाई दे रहे हैं, पैंट, सीजर्स वगैरह दिखाई दे रहा है, इनके साथ में बोलो वर्ब कैसा आता है, प्लूरल। लेकिन अगर इनके साथ में पेयर, ए पेयर लिखा हुआ आ जाए तो ध्यान रखना वर्ब बोलो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। क्या कह रहे हैं आपको? जैसे कि मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिख दिया, योर पेंट्स वर नॉट देयर, ये मैंने एक एग्जांपल बना दिया। तो यहां पे आपको पेंट्स नाम का शब्द दिखाई दे रहा है, और पेंट्स हमने कहा कि हमेशा प्लूरल होता है क्योंकि इसमें 2 लेग्स होती हैं, हमेशा बहुवचन ही होता है। ये जो नाउन लिखे हुए हैं सारे के सारे बहुवचन ही लिखे हुए हैं, ये प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, सही है। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं चेंज कर देता हूं, अ पेयर ऑफ पेंट्स ऐसा बना देता हूं, मतलब पेयर जैसा वर्ड लिख देता हूं, तो फिर बोलो वर्ब कैसा आएगा, पेंट्स के अनुसार नहीं आएगा, इस बार वो पेयर के अनुसार आएगा। पेयर तो सिंगुलर है, इस बार जो वर्ब है वो बोलो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो मैं बोल देता हूं, अ पेयर ऑफ पेंट्स हैज बीन तो यहां पर हैज जो लग रहा है वो बोलो किसके लिए लग रहा है, पेयर के लिए लग रहा है। अगर ये पेयर नहीं लगाए तो फिर ये नाउन सारे के सारे बहुवचन होंगे और वर्ब भी बहुवचन, और पेयर लग गया इनसे पहले तो फिर सिंगुलर। बस ये 2 ही बातें जो आप आसानी से याद रख सकते हो। ये कुछ बातें हैं, यहां पर आ जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे पेयर लगाया, वर्ब देखो कैसा है, सिंगुलर है, सही है। यहां पर ट्राउजर से पहले पेयर लगाया, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, सही है। यहाँ पे पैंट से पहले पेयर लग रहा है, सिंगुलर है। यहाँ पे देखो नहीं लग रहा सीजर से पहले, वहां पे पेयर लग रहा था सीजर से पहले तो सिंगुलर, यहाँ पे नहीं लग रहा है, यहाँ प्लूरल है, ये भी सही है। यहाँ पे ट्राउजर से पहले पेयर नहीं लग रहा तो फिर इसको हम प्लूरल मान रहे। बोलो समझ में आ रहा है क्या? तो ये कुछ बातें थी जिनके बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में पढ़ा है। अब याद रखना, अगली जो हमारी क्लासेस रहने वाली हैं उसमें हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में और बात करेंगे। अगला जो सेशन हमारा रहेगा, अगली क्लास जो हमारी रहेगी, इसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे सेशन के साथ प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है। अगर आप हमसे पहले इस टॉपिक को पढ़ भी चुके हैं तब भी आपको चाहिए कि कम से कम प्रैक्टिस जरूर करें, ताकि आप लोग अपनी आपको ठीक ढंग से इवेलुएट कर पाएँ। तो इसी नोट के साथ मिलते हैं अपन अगली क्लास में, और अपने दोस्तों को बताएं, उनके साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।